हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। टुडे इज 25th अप्रैल। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो पेज वन पे था। देखिए क्या है कि कई लोगों को जिनको गाइडेंस मिल जाती है उनको आइडिया होता है क्या पढ़ना है क्या नहीं। बट कई लोग बिल्कुल रॉ आते हैं, उनको नहीं पता होता कि कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं प्रीलिम्स में। तो हम लोग उसी के लिए नोट्स लेके आ रहे हैं। कल भी आपने देखा होगा कि एक क्वेरी आई थी, अभिमन्यु है, ये क्या नाम है उनका, अभिनव है। वो बार बार पूछ रहे हैं सर कैसे नोट्स बनाने पेपर में से, कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है। देखिए आप न्यूज़पेपर अपनी अंडरस्टैंडिंग से नॉर्मल जो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं पढ़िए। आपको नोट्स हम बना के दे रहे हैं, तो नोट्स कैसे बनाने का मतलब कोई क्वेश्चन नहीं उठता है। तो जो हम दे रहे हैं आपको लिख के, ये नोट्स ही हैं। इनको पॉज करके पहले तो आप सुनिए अच्छी तरह लेक्चर को, समझिए क्या बोला है। उसके बाद आप जो हमने नोट्स बनाए हैं, वी आर मेकिंग नोट्स ओनली फ्रॉम द न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर से नोट बनाने से कुछ नहीं होता, उसके बाद एक्स्ट्रा उसकी रीडिंग करनी पड़ती है कुछ पॉइंट्स की, कि उनका बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं है। तो हम वो सब कुछ एक साथ ला के दे रहे हैं, तो आप इसी को ही पॉज प्ले करके नोट्स बनाइए। उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो आज पेज वन पे था जैसे ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि किसकी ओथ कौन लेता है। तो कई बार किसी आप बच्चे को नहीं पता होता जो स्टार्टिंग में आते हैं, तो उसके लिए बता रहा हूँ कि जो भी जज अपॉइंट होता है सुप्रीम कोर्ट में, इधर अ जज और अ चीफ जस्टिस, उसकी जो ओथ है वो ली जाती है प्रेसिडेंट के सामने। अगर प्रेसिडेंट या किसी और पर्सन जो अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट कि इस पर्पस के लिए, ठीक है, इधर बिफोर द प्रेसिडेंट और सम अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम फॉर द पर्पस। ये याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। दूसरा सेकंड पॉइंट है जो पेज वन पे आया था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आपने देखा होगा बीआरओ बोलते हैं उसको। तो थोड़ा सा ना बीआरओ पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो याद रखिएगा, अगर सिंगल पॉइंट में आएगा तो यही पूछेंगे कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो पहले तो ये आता था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज पे। ये मेरे ख्याल से 2009 या 10 में एक बार प्रीलिम्स में आया भी हुआ है। मगर सिंस 2015 वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आ गया है। अगर ये पॉइंट वाइज में आएगा तो इसमें ये आपसे दो तीन पॉइंट ये पूछ लेंगे, इसका काम क्या है क्या नहीं। तो ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेंटेनिंग द रोड नेटवर्क्स अलोंग द अक्रॉस द बॉर्डर एरिया सारी जगह पे। और कहाँ का ये ऑपरेशनल है? 21 इंडियन स्टेट्स में ऑपरेशनल है, ये याद रखिए, और एक वन यूनियन टेरिटरी में भी। और फ्रेंडली कंट्रीज में भी हमारे ऑप्शन ऑपरेशनल है, ये याद रखिएगा। अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, यहाँ भी ये काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनली ये काम नहीं करते, इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म हुई थी? ये 1960 में हुई थी, टू मेंटेन एंड डेवलप द इंडियन रिमोट एरियाज जो है हमारे नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट के, सिचुएटेड नियर द बॉर्डर्स, इससे नाम है इसका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट याद रखेगा। उस बाद पेज वन पे आपने देखा होगा जो ऑक्सीजन क्राइसिस चल रहे हैं क्रायोजेनिक टैंकर्स का। इसको अगर आपने, मेरे ख्याल से आपने जो नए जितने भी आए हैं 19 अप्रैल का सुन लिया होगा, जिन्होंने नहीं सुना वो प्लीज सुन लीजिए। उसके बाद आपको सारा समझ आ जाएगा क्या है ऑक्सीजन, कहाँ यूज होती है, क्या क्रायोजेनिक टैंकर्स क्या होते हैं क्या नहीं, सब आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद ये कुछ बनाने वाला नहीं है। इट इज़ जस्ट अ बिग थैंक्स टू सिंगापुर, जिन्होंने हमें 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक्स दिए हैं। और थैंक्स फॉर हेल्पिंग अस। इट इज़ जस्ट थैंक यू मैसेज, नथिंग टू नोट डाउन फॉर यूपीएससी स्टूडेंट्स। उसके बाद एक पेज 9 पे था इंडोनेशियन सबमरीन एशियान लीडर्स का सारा था। ओके, उन्होंने म्यांमार को बोला है, उसमें से कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है आपको। डेली टू डेली आप अपने पढ़ सकते हैं फॉर नॉलेज, बट इसके लिए यूपीएससी के लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। फिर पेज 9 पे आपको देख रहे होंगे कि इसराइल का जो चल रहा है पैलेस्टीन के साथ। तो आपको अगर थोड़ा डिटेल में जानना है इसराइल, गाजा स्ट्रिप, गोलान हाइट्स, ये कहाँ सिचुएटेड है क्या है सारा, तो आप ये रेफर कर सकते हैं 3 जनवरी 2021 के लेक्चर को, उसमें सारा आपको विद मैप मिल जाएगा। उसके बाद पेज 9 पे अर्मेनियन जेनोसाइड के बारे में था, वो सुन लेते हैं क्या है। इसको कहा जाता है फर्स्ट जेनोसाइड ऑफ द 20th सेंचुरी। जेनोसाइड मतलब क्या कहते हैं उसको, नरसंहार। हिंदी में अगर बात करें तो जब आप बहुत सारे आदमियों का कत्ल किया जाता है, उसको जेनोसाइड कहा जाता है। इट इज़ रेफर टू एज फर्स्ट जेनोसाइड ऑफ द 20th सेंचुरी। इसका बेसिकली कब हुआ था? ये एनिलेशन हुआ था आर्मेनियंस का बाय द ऑटोमन एम्पायर फ्रॉम 1915 टू 1917। और इसमें बेसिकली कहा जाता है कि 15 लाख आर्मेनियंस को मारा गया था ड्यूरिंग द जेनोसाइड। और टर्की इसको मना करता रहा। बेसिकली टर्की मीन्स ऑटोमन एम्पायर वहीं का बेस था। उसके बाद जो अर्मेनियन जेनोसाइड था, ये डायरेक्ट रिजल्ट था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। और याद रखिएगा कि अर्मेनियंस जो थे ना ऑटोमन एम्पायर में, वो क्रिश्चियंस थे, ठीक है। तो ऑटोमन कैलिफेट को डर लगा रहता था कि ये अगर वॉर हुआ तो ये जो अपनी निष्ठा है, एलिजेंस है, जो वो रशिया के साथ रखेंगे और ऑटोमन एम्पायर के साथ नहीं जाएंगे, ठीक है। दूसरा, इसमें हमें हामिडियन मैसेकर भी देखना होगा। ये भी फर्स्ट स्टेट सैंक्शन प्रोग्राम था, वो भी हॉस्टिलिटी हुई थी टुवर्ड्स अर्मेनियंस।
ये 1894 से 1896 में हुआ था। अगर इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया पॉइंट्स में, तो इस हो सकता है हैमिडियन मैसेकर के बारे में पूछ ले, थोड़ी-सी हिस्ट्री देख लेनी चाहिए। उसके बाद याद रखिएगा जब वर्ल्ड वॉर 1 जब हुआ शुरू, तो ऑटोमन टर्क्स ने पार्टिसिपेट किया था वॉर्स जर्मनी के फ़ेवर में, जर्मनी का साथ दिया था उन्होंने। और अर्मेनियंस ने क्या किया था, उन्होंने अपनी वॉलंटियर ऑर्गेनाइज़ेशन बटालियन बनानी शुरू कर दी थी और उन्होंने कहा था कि हम रशिया के लिए लड़ेंगे अगेंस्ट द ऑटोमन टर्क्स। उस वजह से ऑटोमन टर्क्स ने क्या किया था, मास रिमूवल कैंपेन शुरू किया था ऑफ अर्मेनियंस और उनको अलोंग द ईस्टर्न फ्रंट बॉर्डर के, और उसके बाद बहुत बुरा नरसंहार हुआ था उसके बाद अर्मेनियंस का। ये थोड़ा-सा मैप इस टाइम देख लेना चाहिए कि क्या सिचुएशन है, इनकी लोकेशन क्या है। देखिए ये टर्की देख रहे हैं आप, टर्की के बराबर में अर्मेनिया है, उसके बराबर में अज़रबैजान है। अर्मेनिया और अज़रबैजान में भी वही रिश्ता है जैसे हमारा इंडिया-पाकिस्तान का है, उससे ज़्यादा खतरनाक ही है बल्कि अर्मेनिया-अज़रबैजान का तो। आर्मेनिया के बॉर्डर्स देख सकते हैं, इधर अज़रबैजान है, इधर ईरान है, टर्की है, जॉर्जिया है ऊपर, ठीक है? ईरान बेसिकली, हाँ, ये ईरान का देख सकते हैं आप, ठीक है? इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप पॉज़ करके इसका थोड़ा-सा अगर देखना चाहें लोकेशन क्या बनती है, क्या नहीं, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद एक पेज 10 पे था, ये थोड़ा-सा साइंस के लिए इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स है कि नासा ने एक्सट्रैक्ट किया ऑक्सीजन वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड से, मार्शियन एटमॉस्फेयर, मार्स से। आपको पता है वहाँ पे परसेवरेंस जो गया हुआ है रोवर, उसमें एक साइंस डिवाइस है, वो है मॉक्सी। याद रखिएगा मॉक्सी थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मॉक्सी जो है उसका फुल फॉर्म है कि मार्स ऑक्सीजन इन सितु रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो मॉक्सी याद रखिएगा, हो सकता है आपसे मॉक्सी के बारे में पूछ लिया जाए, क्योंकि फर्स्ट एक्सट्रैक्शन है कोई भी नेचुरल रिसोर्स की फ्रॉम द एनवायरनमेंट ऑफ अनदर प्लैनेट बाय एनी, जो भी हमारा ये प्रॉब गया हुआ है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मॉक्सी याद रख लीजिएगा, क्योंकि परसेवरेंस और जितने भी हम उनके हेलीकॉप्टर वगैरह के बारे में नोट बना चुके हैं, थोड़ा मॉक्सी आप लिख लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ऐसे किसी ने ऑक्सीजन निकाली है मार्स के ऊपर से, तो किसी भी प्लेनेट से, तो ये मॉक्सी याद रखेगा। ये प्रीलिम्स के लिए नोट कर लीजिए प्लीज। उस वक्त एक पेज 10 पे था कि साइंस पेज पे ही, क्योंकि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है हमारी, जो जितने लैंड पे उगाया जाता है विंटर सीजन, ये अपने देखा होगा वीट उगती है विंटर्स में, तो कह रहे हैं वो डिक्रीज हो जाएगी बाय अप टू 20% बाय 2025। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है मीन्स में, अगर अपने फॉर्डर के तौर पे लिखना हो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, हमने देखा होगा कि बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं ज्योग्राफी में, तो क्या इसके वो चल रहे हैं, तो आप उसमें एक फैक्ट टाइप एक बीच में फॉर्डर दे सकते हैं इसको, कि बल्कि साइंटिस्ट ने भी कहा है कि 20% तक हमारी डिक्रीज हो जाएगी प्लांटेशन बाय 2025 बिकॉज ऑफ सीवियर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। अब उसका ये लिखने से कुछ नहीं होगा, आपको उसका इलाज भी लिखना चाहिए। तो हमें कहना चाहिए कि वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन। ये सब हम ज्योग्राफी में प्रीलिम्स, सॉरी ज्योग्राफी के लिए पढ़ेंगे जब जनरल स्टडीज़ के लिए। स्प्रिंकलर क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, इसको अननेसेसरी अपने करंट अफेयर्स में नोट्स में बल्कि मत कीजिएगा। और हम लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स उगा सकते हैं, लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स ही लिखा था उसमें। फिर वो हम रिसर्च करेंगे कि कौन कौन सी होती हैं, तो आपको बता देता हूँ, पल्सेस, मिलेट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, ऑयल सीड्स, मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है। उस वजह उससे हम क्या होगा कि लिमिट कर देंगे अपना ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, यूज हमारे इफेक्टिवली हो जाएंगे। उसके बाद एक पेज 12 पे था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पूरा। उसमें कुछ हमने रिसर्च अपने पॉइंट्स डाले हैं, कुछ उसमें से जो पॉइंट्स है वो लिए हैं। तो देखते हैं क्या है ये। एक इसको कह सकते हैं हैबिटेबल, ये थोड़ा सा हो सकता है प्रीलिम्स में क्वेश्चन पेपर में आ रही है, क्योंकि आपने देखा होगा रशिया कह रहा है मैं अपना बनाऊंगा और 2025 तक मैं छोड़ दूंगा इसको, या 2024 तक छोड़ दूंगा। वो इंपॉर्टेंट नहीं है कब छोड़ेगा कब नहीं छोड़ेगा, जब छोड़ेगा जब देखेंगे। थोड़ा सा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पूछ सकते हैं। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को आप हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी कह सकते हैं। ये कहाँ पे, लो अर्थ ऑर्बिट पे है। लो अर्थ ऑर्बिट कितना होता है, 400 से 500 किलोमीटर जो हमारे अर्थ से ऊपर हो, दैट इज कॉल्ड लो अर्थ ऑर्बिट। और पहला कंपोनेंट जब इसका लॉन्च हुआ था, जैसे ये देखिए क्या होता है, डिक्लेयर तो हुआ था 1988 में, बट ये सब बनाने बनने में टाइम लगा। तो फर्स्ट कंपोनेंट जो इसका लॉन्च हुआ था वो था 1998 में। रशियन रॉकेट जो नाम था उसका क्या था, जारिया। तो जारिया मतलब बेसिकली सनराइज होता है। और आईएसएस जो है इज द लार्जेस्ट ह्यूमन मेड बॉडी इन द लो अर्थ ऑर्बिट, ये याद रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। और ये सर्व कैसे करता है, एज अ माइक्रो ग्रेविटी और स्पेस एनवायरनमेंट रिसर्च लेबोरेटरी है, ताकि वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स कर जा सकें बायोलॉजी पे, ह्यूमन बायोलॉजी, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मीटरोलॉजी और अदर फील्ड्स पे, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा इट सर्व्स एज अ माइक्रोग्रेविटी और स्पेस एनवायरनमेंट्स रिसर्च लेबोरेटरी है। इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप याद रखिएगा कि 5 डिफरेंट स्पेस एजेंसीज का इसमें हाथ है। अब वो कौन कौन सी हैं ये याद रखिएगा, नासा है, रशिया की रॉसकॉम है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, कैनेडियन है और जापान है।
ये 5 पॉइंट याद रखने ज़रूरी है कि 5 कंट्रीज़ हैं। और दूसरा याद रखना क्या है कि फर्स्ट ह्यूमन एक्सपीडिशन जो इस स्टेशन पे गया था वो कब हुआ था? वो गया था सोयूज़ TM-31 रॉकेट से। कहाँ से गया था? बाइकोनूर स्टेशन है कज़ाकिस्तान में। और वो मतलब पहली बार आदमी वहाँ कब पहुँचे थे? वो पहुँचे थे नवंबर 2000 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहला जो पार्ट है वो कब गया था? वो गया था 1998 में थ्रू रशियन रॉकेट। और ह्यूमंस कब गए थे? ह्यूमंस गए थे नवंबर 2000 में थ्रू सोयूज रॉकेट। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद इससे ज़्यादा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में नहीं पूछेंगे। और अगर आपसे पूछ रहा है कि यही इकलौता स्पेस स्टेशन है इस टाइम स्पेस में, हाँ सिर्फ यही है और कोई नहीं है। आपको पता होगा चाइना ने भी भेजा था 2011 में, वो गिर गुर के नीचे भी आ चुका है। तो उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जितना हम बता रहे हैं उतना करिए। अननेसेसरी अपने नोट्स को अपने हिसाब से बल्कि मत बनाइएगा। हम 4-4 आदमी इस पे कर रहे हैं काम, और प्रॉपर डिस्कशन के साथ पहले इंडिविजुअली हम लोग अपने नोट्स बनाते हैं। उसके बाद हम चारों मिलकर कंपैरिजन करते हैं कि मतलब पूरा करते हैं कि किसने कोई पॉइंट तो नहीं मिस किया। 99% हम लोगों के एक जैसे ही होते हैं। 1% होता है कि किसी ने हो सकता है कोई पॉइंट ढूंढ लिया हो, या हमसे रह गया हो, या उसके पास मिल गया हो। तभी हम लोग नोट्स लेके आ रहे हैं। तो इसलिए हम 4-4 बहुत जिन्होंने बहुत टाइम का एक्सपीरियंस है वो लेके आ रहे हैं। तो इसलिए आप पूरा विश्वास रखिए और कहीं इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स इसमें से बनाइए। न्यूज़पेपर आप जनरली ज़रूर पढ़िए। ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे। बाय। टेक केयर।